नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 26 मार्च के भारत बंद के लिए किसान संगठन ने बनाई बड़ी रणनीति और इन जगह पर पड़ेगा इसका प्रभाव, वो आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में भाजपा को होर्डिंग्स लगाने के लिए नहीं मिल रही है जगह, तृणमूल के पोस्टर और होर्डिंग से पटा है पूरा शहर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का तंज, कहा बोलने की आज़ादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है, यानी कि सिर्फ पीएम मोदी को ही देश में बोलने की आज़ादी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 26 मार्च के भारत बंद के लिए किसान संगठनों ने बनाई बड़ी रणनीति, इन जगहों पर पड़ेगा प्रभाव। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अगले सप्ताह होने वाले देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है। आंदोलनरत किसानों के संगठनों ने 26 मार्च को बंद के ऐलान के बाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब कानून वापस ले लिए जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर अगले सप्ताह 26 मार्च को देशव्यापी बंद होगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी दुकानें और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे बंद रखे जाएंगे। इसके बाद 28 मार्च को धरना प्रदर्शन स्थलों पर ही होलिका दहन के रूप में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों की होली जलाई जाएगी। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने 26 जनवरी को हुए ट्रैक्टर मार्च के बाद एक बार फिर भारत बंद का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वह 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने हो रहे हैं, इसी के लिए देश भर में सभी बस, रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएगा। किसान नेताओं के अनुसार यह बंद सुबह से शाम तक जारी रहेगा, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसान संगठनों का कहना है कि 26 मार्च को भारत बंद को लेकर किसान संगठनों में सहमति है। इसके लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बंद करने का निर्णय लिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दौरान सभी दुकानें और डेयरी बंद रहेंगी, मेडिकल स्टोर्स और जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि लोग स्वेच्छा से दुकान बंद करें, इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा जिससे लोगों को कम असुविधा हो। यह भारत बंद दिल्ली एनसीआर के अलावा प्रत्येक राज्य, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर भी होगा। किसानों ने कहा कि भारत बंद को लेकर विशेष तैयारी की गई है, इसे पूरी तरह से जन सहयोग के साथ सफल बनाया जाएगा। भारत बंद को सभी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ छात्रों, युवाओं और महिलाओं की यूनियनों का समर्थन हासिल है। बताया गया कि भारत बंद से पहले 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर युवाओं को धरना स्थल से जोड़ने की अपील की जाएगी। 19 मार्च को खेती बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन के तहत किसानों से अपील की गई कि वे देश भर की सभी मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचे, वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा होलिका दहन के दिन तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि 26 मार्च के बंद को सफल बनाने के लिए वह सभी संगठनों और व्यापारियों से भी अपील कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में भाजपा को होर्डिंग्स के लिए नहीं मिल रही जगह, तृणमूल के पोस्टर होर्डिंग से पटा है शहर। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां भाजपा सत्ताधारी तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे पूरे राज्य में विशेषकर कोलकाता में अपने नेताओं के होर्डिंग्स प्राप्त करने के लिए कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने कोलकाता और बंगाल के कई हिस्सों में बड़े और मध्यम होर्डिंग्स के लिए सभी साइटों पर एकाधिकार कर लिया है। भाजपा का कहना है कि तृणमूल सरकार विज्ञापन एजेंसियों पर दबाव बना रही है कि वे पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने के भाजपा के अनुरोधों को स्वीकार न करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने कहा कि उड़ान या ट्रेन के माध्यम से कोई कोलकाता आता है तो उसे हर जगह केवल ममता बनर्जी के होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रण और विज्ञापन एजेंसियों का एक समूह पूरी तरह से टीएमसी के नियंत्रण में है। उन्हें डर है कि वे अगर पीएम नरेंद्र मोदी या कदावर भाजपा नेता अमित शाह के होर्डिंग को शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाने की अनुमति देते हैं तो वे अपना लाइसेंस खो देंगे। बताते चले कि कोलकाता में लगभग 10,000 बड़े होर्डिंग्स के लिए जगह है, जिनमें से 2,000 माँ फ्लाईओवर, पार्क, साल्ट लेक, अलीपुर, दमदम सहित अन्य स्थानों के आसपास प्रीमियम स्थानों पर हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अपने होर्डिंग्स लगाने के लिए किसी भी प्रीमियम स्पॉट का प्रबंधन नहीं किया है। शहर भर में ममता बनर्जी के कई होर्डिंग्स पोस्टरों को देखा रहा है, विशेष रूप से प्रीमियम स्पॉट पर, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता का नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का तंज, कहा बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को पीएम मोदी के द्वारा हर महीने आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आज सुबह ट्वीट करते हुए लिखा कि बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है।
#फ्री स्पीच। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते शनिवार को मोदी सरकार को कृषि कानूनों को लेकर घेरा था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कृषि विरोधी सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। 56 छोड़ो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। #माई फार्मर माई प्राइड। शनिवार को ही राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने लिखा था कि सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। साथ ही राहुल गांधी ने एक अखबार के आंकड़े भी साझा किए हैं। उसमें लिखा है, कोविड से पहले 9.9 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग का हिस्सा थे, जिनकी संख्या घटकर 6.6 करोड़ रह गई है। साथ ही आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 2011 से 2019 के बीच 5.7 करोड़ लोग निम्न आय वर्ग से निकलकर मध्यम आय वर्ग का हिस्सा बने थे। रोजाना 150 रुपए या उससे कम कमाने वालों की संख्या 7.5 करोड़ जा पहुंचा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से कृषि कानून, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था, ईंधन के दाम के अलावा मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने की साजिश, परमबीर सिंह की चिट्ठी पर बोली कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने को कहा था। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा राज्य के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस बारे में एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र में भी विनोद राय प्रवृत्तियां प्रशासन में हैं। कांग्रेस गठबंधन सरकार को सत्यपाल सिंह के बारे में पता नहीं है। पत्र स्पष्ट रूप से बात का लिखा हुआ प्रतीत होता है। जो पत्राचार आज किया गया है वह साल भर पहले हुआ होता। एंटीलिया के मामले के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, बीजेपी ने पहले भी फिरौती के आरोप कैसे लगाए। अगर पटना में SSR केस दर्ज किया जा सकता है तो मोहन डेलकर मामले की जांच मुंबई में क्यों नहीं की जा सकती है, जहां उसने आत्महत्या की है। CRPC जांच के अनुसार जहां यह घटना हुई है वहीं जांच होनी चाहिए तथा कथित SMS प्रूफ आत्मरक्षा के लिए फर्जी बनाए गए लगते हैं। उन्होंने आगे लिखा है, अंबानी मामले में केंद्र द्वारा वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई जितना डेलकर मामले में है। डेलकर ने मोदी शाह को एक पत्र लिखकर अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? पत्र से स्पष्ट है कि भाजपा डेलकर मामले में शामिल है और इसे दबाने के लिए एक घोटाला किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी केस के बाद सियासी भूचाल नए स्तर पर पहुंच गया है। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व कमिश्नर ने एक पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा है। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गलत गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह पर अक्षम्य अपराध करने का आरोप लगाते हुए हटा दिया था। उन्हें होमगार्ड विभाग भेज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में उत्तराखंड वाली मांग, बीजेपी MLA बोले इस CM के साथ चुनाव में नहीं जा सकते। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का CM बनाया है। उत्तर भारत के उत्तराखंड के बाद अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भी CM बदलने की मांग उठने लगी है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री 100% बदला जाना चाहिए। यत्नाल ने कहा कि हम इस CM के साथ चुनाव में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि इस बात से जनरल सेक्रेटरी भी अवगत होंगे। बीजेपी विधायक ने कहा कि यदि पार्टी यहां सरवाइव करना चाहती है तो मुख्यमंत्री को बदलना होगा। गौरतलब है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने से कहीं अधिक कम सीटों वाले जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने JDS को मुख्यमंत्री पद भी दे दिया था। HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार विधायकों के असंतोष और इस्तीफे के कारण अल्पमत में आ गई। कुमारस्वामी को CM पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी में भी CM को लेकर असंतोष दिखने लगा है। यत्नाल ने खुलकर CM बदलने की मांग कर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुराने मामले में जांच की इजाजत दे दी थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। 56 छोड़ो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी बोले कृषि कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कृषि कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे। राहुल गांधी कृषि कानून को लेकर पिछले काफी समय से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। शनिवार को एक बार
फिर से उन्होंने ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कृषि विरोधी सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि 56 छोड़ो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ट्विटर के अलावा राहुल गांधी चुनावी रैलियों में भी कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने असम में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा था कि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाए हैं। इन कानूनों से देश की मंडियां खत्म हो जाएंगी, जमाखोरी बढ़ेगी और किसान अपने फसल के दाम को लेकर कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उन किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, जबकि किसान कह रहा है कि जो हमारा है वो आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में किसानों की हुई मौत को लेकर भी ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि शहीद हुए अन्नदाताओं के लिए मेरा 2 मिनट का मौन भाजपा को स्वीकार नहीं। अपने किसान मजदूर भाइयों के बलिदान को मैं बार बार श्रद्धांजलि दूंगा। जो मेरे मौन से डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरता। बता दें कि 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। साथ ही 28 मार्च को होलिका दहन के दिन पूरे भारत में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी वसूली करने वाली पार्टी है बीजेपी। कम से कम 30 बार हो ईवीएम की जांच, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भाजपा की आलोचना करते हुए उसे दुनिया में सबसे बड़ी तोलाबाज पार्टी बताया और कहा कि उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर दंगों की साजिश रचने, लोगों की हत्या करने और दलित लड़कियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा दुनिया में सबसे बड़ी तोलाबाज पार्टी है। देखिए पीएम केयर फंड के तहत उसने कितना पैसा इकट्ठा किया। अगर पश्चिम बंगाल के लोग शांति और दंगों से मुक्त राज्य चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। टीएमसी सुप्रीमो ने आरोप लगाते हुए कहा, लोगों की हत्या के लिए जिस पार्टी ने दंगे करवाए उसे कभी बंगाल में शासन मत करने देना। भाजपा में तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। बनर्जी ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 27 मार्च से चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सब कुछ बेच देने का आरोप लगाया। इस महीने की शुरुआत में चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हुई बनर्जी अभी व्हील चेयर पर ही चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने हर चीज बेच दी है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। सरकार पहले ही रेलवे, कोयला क्षेत्र, बीएसएनएल, बीमा क्षेत्र और बैंकों का निजीकरण कर रही है। किसी दिन हल्दिया बंदरगाह भी बिक सकता है। बनर्जी ने कहा, चुनाव शुरू होने से पहले ईवीएम की 30 बार जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर किसी मशीन में गड़बड़ी होती है तो उसके ठीक होने तक कृपया शांति रखें। उन्होंने वादा करते हुए यह भी कहा कि उनकी सरकार संपर्क बढ़ाने के लिए हल्दिया और नंदीग्राम के बीच एक पुल भी बनाएगी। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, हल्दिया में मछलियों के विकास के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा। ताजपुर में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, जिससे 25,000 नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी और उनके घरों में निःशुल्क राशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को, दूसरे चरण का 1 अप्रैल को, तीसरे चरण का 6 अप्रैल को, चौथे चरण का 10 अप्रैल को, 5वें चरण का 17 अप्रैल को, छठे चरण का 22 अप्रैल को, 7वें चरण का 26 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। वहीं वोटों की गिनती 2 मई को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलनकारी किसानों का साथ देने के लिए ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुई किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्य बड़ी तादाद में आज ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। उनमें से एक किसान ने कहा कि हम सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जो वहां पर लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। वे अब वापस आएंगे और अगले 20 दिनों तक हम वहां बैठेंगे। 5 अप्रैल को कुछ और लोग फिरोजपुर से वहां पहुंचेंगे। मालूम हो कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच इन कानूनों में संशोधन को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन वह बेनतीजा रही है। वहीं भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जबकि केंद्र सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तो तैयार है, लेकिन इन्हें वापस लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा भाजपा जजपा मंत्रियों का
का फिर से बहिष्कार, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं थमा गुस्सा, गाँव में प्रवेश पर प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के प्रति किसानों, ग्राम और खाप पंचायतों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। गठबंधन सरकार के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों में अभी भी किसानों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इनके कार्यक्रम ऐन मौके पर रद्द हो रहे हैं। करीब एक हफ्ता पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को झज्जर के एक कार्यक्रम में भाग लिए बगैर मौके से उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। भाजपा जसपा मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के विरोध में विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री को निंदा प्रस्ताव तक लाना पड़ा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता पक्ष के संभावित आरोपों से पहले ही सफाई देनी पड़ी कि बहिष्कार में कांग्रेसी नेताओं का कोई हाथ नहीं है और वे भी इसकी निंदा करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी पर बरसे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, बोले मैं देता हूं आपको बहस की चुनौती, सिर्फ 2 मिनट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनावी संग्राम दिलचस्प होता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहस की चुनौती भी दी है। पीएम मोदी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तृणमूल के चुनावी स्लोगन खेला होबे पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज पर टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी कहते हैं दीदी ने कहा खेला होबे और हम कहते हैं विकास होबे, लेकिन बीजेपी का विकास किसानों की जान ले रहा है। प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या आपको पैसे मिले? आज वह 5 साल मांग रहे हैं। याद रखिए, नोटबंदी के दौरान उन्होंने 50 दिन मांगे थे। आप मुझे कहीं भी लटका सकते हैं। वह पीएम मोदी अपनी बात कर कायम नहीं रह सकते। अगर वो 5 साल मांगते हैं तो याद रखिए उन्हें 500 साल लगेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के सोनार बांग्ला के वादे पर भी तंज कसा। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र का जिक्र करते हुए पूछा, आप सोनार भारत क्यों नहीं बना पाए? सोनार त्रिपुरा क्यों नहीं? बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी ने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया है, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? इसके बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी को बहस के लिए चुनौती दी। बनर्जी ने कहा, मैं आपको बहस के लिए चुनौती देता हूं। हम इस बात पर बहस करेंगे कि दीदी ने 10 साल में क्या किया और मोदी जी ने 7 साल में क्या किया। हम आपको 10 गोल से हराएंगे। मैं 33 साल का हूं, मैं सीनियर्स का सम्मान करता हूं। मैं आपको बंगाली में बिना पेपर के 2 मिनट के लिए बोलने की चेतावनी देता हूं। मैं 2 घंटे तक हिंदी में बोलूंगा, आप बंगाली में सिर्फ 120 सेकंड के लिए बोलिए। इस चुनौती को स्वीकार करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, मंडी का मतलब एमएसपी नहीं, टिकैत ने किया साफ, केंद्र पर कहा इन्हें जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन नवंबर से लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ओडिशा की अपनी पहली यात्रा में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई समझौता नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि मंडी का मतलब एमएसपी नहीं, हमें इस पर कानून चाहिए। किसान नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। पूरे देश में बैठकें चल रही हैं तो असर तो पड़ेगा इस पर। सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे और भी बहुत से बिल सरकार लेकर आ रही है, उन पर उन्हें बात करनी होगी। ये लुटेरों की सरकार है, ये देश में नहीं रहेगी, इनको जाना पड़ेगा। टिकैत ने कहा, मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है, खरीद का मतलब है। जब कानून बन जाएगा तो पूरी खरीद होगी। टिकैत ने कहा, ओडिशा के किसानों भी इसका लाभ मिलेगा। पूरे देश में एमएसपी से कम पर फसलें बिकती हैं, कानून आने के बाद वो नहीं होगा, उसका किसानों को लाभ मिलेगा। इस पर पत्रकार ने यहाँ पर बहुत सी मंडियां हैं। इस पर किसान नेता ने कहा कि मंडी का मतलब ये थोड़ी है कि मस्त पर बिक रहा है। मंडी एक स्थान है जहां पर किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। जब कानून बनेगा तो कोई भी खरीदार उससे कम पर नहीं लेगा। टिकैत ने ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार से आग्रह किया कि वह कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों का समर्थन करे। टिकैत ने देश भर के किसानों के मुद्दों पर प्रकाश डाला और कहा कि केंद्र द्वारा पेश किए गए कृषि कानून काले कानून हैं और इन्हें जल्द से जल्द वापस लेने की आवश्यकता है। टिकैत ने कहा, मैं ओडिशा के प्रत्येक किसान को धन्यवाद, इन्होंने दिल्ली में चल रहे हमारे आंदोलन में भाग लिया, यह एक बड़ा प्रभाव डालता है। टिकैत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विरोध करने वाले किसान एमएसपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस सरकार ने क्या बढ़ाया? बेरोजगारी, महंगाई और मित्रों की कमाई, केंद्र पर राहुल गांधी का वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इस सरकार ने क्या बढ़ाया?
बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। उन्होंने ट्वीट के साथ एक अखबार के आंकड़े भी साझे किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड से पहले 9.9 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग का हिस्सा थे, जिनकी संख्या घटकर 6.6 करोड़ रह गई है। साथ ही आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 2011 से 2019 के बीच 5.7 करोड़ लोग निम्न आय वर्ग से निकलकर मध्यम आय वर्ग का हिस्सा बने थे। रोजाना 150 रुपए या उससे कम कमाने वालों की संख्या 7.5 करोड़ जा पहुंची है। राहुल गांधी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कृषि कानून और कई अन्य मसलों पर ट्वीट कर चुके हैं। राहुल गांधी ने असम दौरे से पहले मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी आज असम में होंगे। वहीं पीएम मोदी की भी असम में जनसभा है। राहुल गांधी आज तिनसुकिया में आईओसी रिफाइनरी कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जोरहाट और विश्वनाथ में राहुल गांधी की 2 जनसभाएं होनी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छबुआ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।